नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में कोशिका, आनुवांशिकता, जैव उर्वरक से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो नंबर 2 है। इसका पहले एक वीडियो और अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट में है कोशिका, ठीक है। कोशिका, तो सबसे पहले कोशिका का परिभाषा देख लीजिए। इसका परिभाषा होता है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, तो कोशिका बोला जाता है। फिर से बोलते हैं, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोला जाता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक जो है इसके खोजकर्ता हैं। और कब इसकी खोज की गई थी कोशिका की, तो 1665 में इसकी खोज की गई थी। और जो आपके रॉबर्ट हुक हैं, इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, तो माइक्रोग्राफिया कोशिका शब्द का जो है प्रथम बार जो उल्लेख है कहाँ पर किया गया था, तो माइक्रोग्राफिया बुक में ही किया गया था कोशिका शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादक कौन है, ध्यान रखिएगा, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो स्लाइडेन तथा स्वान है। कोशिका के प्रकार हैं, तो कोशिका के 2 प्रकार हैं। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसके बारे में देखिए। उसमें केंद्रक केंद्रिका कला युक्त कोशिकांग क्या होता है, अनुपस्थित होता है। फिर से बोलते हैं, केंद्रक केंद्रिका कला युक्त कोशिकांग क्या होता है, अनुपस्थित होता है, उसमें उपस्थित नहीं होता है। अनुवांशिक पदार्थ, इसमें ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें उपस्थित होता है। और राइबोसोम की उपस्थिति होती है, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम की उपस्थिति होती है प्रोकैरियोटिक में। इसके उदाहरण कौन कौन है, तो जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। उदाहरण जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उदाहरण पूछा आपसे जाएगा, पूछ देगा कि जो प्रोकैरियोटिक है उसके उदाहरण कौन कौन है, तो जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल है, ठीक है। उसके बाद है यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक है इसमें क्या है, ये पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जबकि क्या था कि जो आपके प्रोकैरियोटिक थे वहाँ पर विकसित नहीं था। पूर्ण विकसित केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। उसके बाद है कि हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है, कहाँ पर, यूकैरियोटिक में। और इसके उदाहरण कौन कौन होते हैं, तो पेड़ पौधे एवं जंतु जो हैं यूकैरियोटिक के उदाहरण होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसको उदाहरण कौन कौन होते हैं, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल होते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक है इसमें क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि कोशिका के भाग के बारे में देखिए, जो कोशिका के प्रमुख भाग हैं उसके बारे में देखिए। सबसे पहले कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है, सिर्फ जो है कोशिका भित्ति जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। नोट कीजिएगा कि सिर्फ जो है पादप कोशिका में विद्यमान होता है कोशिका भित्ति। और किससे बना होता है कोशिका भित्ति, तो सेलुलोज से बना होता है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन होता है, तो कोशिका भित्ति ही सबसे बाहरी आवरण होता है। उसके बाद है राइबोसोम। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है कौन, राइबोसोम। ये पूछा जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायक होता है, तो राइबोसोम आपके सहायक होता है। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। आपसे पूछ देगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो प्रोटीन के जो फैक्ट्री बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सूत्रकणिका भी बोला जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो अल्टमैन। और कब किया गया था, 1886 में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। इसका नामकरण बेंडा के द्वारा दिया गया। इसका जो नामकरण है बेंडा के द्वारा दिया गया। श्वसन संबंधी क्रियाएं करती है माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही आपको याद रखना कि जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में अनुपस्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या होती है, अनुपस्थित होती है, उपस्थित वहाँ नहीं होती है। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे नोट कीजिएगा। आपसे पूछ देगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। साथ ही क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। उसके बाद है अंतः प्रद्रवी
जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका। तो देख लीजिए राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं। जो राइबोसोम होता है, ये जो राइबोसोम है किससे चिपका होता है, तो अंतः प्रद्रवी जालिका होता है, उसी से राइबोसोम आपके चिपका होता है। और लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन है, तो अंतः प्रद्रवी जालिका है। ठीक है। उसके बाद है कोशिका के प्रमुख भाग में और क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के बारे में देखिए, जो केंद्रक है इसके खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट ब्राउन है। कौन है, रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक की खोज करता है। और इसके द्वारा केंद्रक की खोज कब की गई थी, तो 1831 में केंद्रक का खोज किया गया था। साथ ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है केंद्रक। और आनुवांशिक पदार्थ का स्रोत कौन है, तो केंद्रक है। आनुवांशिक पदार्थ का डीएनए का स्रोत कौन है, तो केंद्रक है, ये पूछा जाता है। उसके बाद है गोल्जी बॉडी, गोल्जी का भी बोला जाता है गोल्जी बॉडी को। इसके खोजकर्ता कौन है, तो कैमिलो गोल्जी हैं। कब किया गया, 1898 में किया गया। क्रियात्मक इकाई क्या है, तो सिस्टर्नी जो आपके सिस्टर्नी है क्रियात्मक इकाई है, सिस्टर्नी क्रियात्मक इकाई है। और इसका अन्य नाम क्या है, गोल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात का प्रबंधन करता है। ये पूछा जाएगा आपसे कि कोशिका के जो अणु है उसका यातायात का प्रबंधन कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी काय करता है। ठीक है। साथ ही ग्लाइकोप्रोटीन वे ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। ग्लाइकोप्रोटीन वे ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी काय करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है आत्मघाती थैली। जो लाइसोसोम है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है, मतलब जो खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लेता है। ठीक है, सुसाइड बैग बोला जाता है किसे, लाइसोसोम के। देखिए सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है, तो डी डुबे। कौन है, डी डुबे आपके लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं। साथ ही आपको याद रखना कि गोल्जी काय में निर्माण होता है लाइसोसोम का। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जो लाइसोसोम है स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित नहीं, अनुपस्थित होता है, मतलब वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद है लवक। लवक के बारे में देखिए, लवक को जो है हरित लवक भी बोला जाता है। केवल पादपों में उपस्थित होता है। जो लवक होते हैं केवल आपके पादपों में उपस्थित होता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो हेकेल जो है लवक के खोजकर्ता। हरित जो लवक है इसके खोजकर्ता कौन है, तो हेकेल। और कब किया गया, 1865 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर समझ लीजिए, ये पूछा जाता है। तो अंग है, पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है। तो यहाँ पर है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होता है किस में होता है, तो जो कोशिका भित्ति होता है केवल किस में उपस्थित होता है, केवल पादप कोशिका में उपस्थित प्रेजेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जो लवक होता है ये आपके केवल पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में आपके प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद है तारक काय। ये जो आपके पादप कोशिका है वहाँ पर आपके प्रेजेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसे तीनों को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। जीनोटाइप है, जीनोटाइप क्या है, तो जीवों का आनुवांशिक संगठन है। जीवों का आनुवांशिक संगठन है। ऐसे जीव जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ऐसे जीव जिसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, किंतु जो है पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, तो वो कौन है, तो सरीसृप है। कौन है, सरीसृप है। प्लाज्मा झिल्ली बनती है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली है किससे बनती है, तो प्रोटीन एवं लिपिड से बनती है। प्रोटीन एवं लिपिड से बनती है। उसके बाद है लवकों के प्रकार। लवकों के प्रकार में देखिए पहला है अवर्णी लवक। क्या है, अवर्णी, ध्यान से सुनिएगा, अवर्णी। ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। तो इसे देखिए, आपको जो ल्यूकोप्लास्ट होता है सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होता है। मतलब कि यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश होता है जो आपके अवर्णी लवक है वहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होता है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट।
साथ ही आपको याद रखना है कि जो अवर्णी लवक है क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन लवक होता है। और संग्राहक उत्तक है, क्या करता है, संग्राहक मतलब कि संग्रहित करता है, संग्राहक उत्तक है। और इसकी अवस्थिति कहाँ पर, ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो जड़ एवं भूमिगत तने में प्रेजेंट होता है। फिर से बोलते हैं, जो आपके अवर्णी लवक है ल्यूकोप्लास्ट है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो जड़ एवं भूमिगत तने में आपके प्रेजेंट होता है। उसके बाद है वर्णी लवक, इसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसके बारे में देख लीजिए। जो क्रोमोप्लास्ट है, वर्णी लवक है, क्या है, रंगीन लवक है। क्या है, रंगीन लवक है, ध्यान रखिएगा, रंगीन लवक है। और इसकी अवस्थिति कहाँ पर होता है, तो पुष्प में होता है, फल भित्ति में होता है, बीज आदि में होते हैं आपके वर्णी लवक। और इसके उदाहरण कौन कौन है, तो देख लीजिए। टमाटर का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। पूछा जाता है कि टमाटर का जो लाल रंग है किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग है वो किसके कारण होता है, तो गाजर का जो रंग है कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, कैरोटीन के कारण गाजर में रंग होता है। उसके बाद चुकंदर का रंग जो है किसके कारण होता है, तो विटामिन के कारण। किसके कारण, विटामिन के कारण। फिर से देख लीजिए, टमाटर का जो लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर का जो रंग है विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। उसके बाद देखिए, पत्तियों का जो हरा रंग है किसके कारण होता है, तो जो पत्तियों का हरा रंग है ये आपके होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का हरा रंग होता है। उसके बाद देखिए, पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा, पादपों की जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा जो है हल्के नीले रंग वाला कौन करता है, फाइकोसाइनिन। हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन करता है पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हरित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक ऊपर में था क्रोमोप्लास्ट, ये आपके क्या है, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक ऊपर में था वर्णी लवक, ये आपके है हरित लवक। तो हरित लवक देख लीजिए, ये हरा रंग का होता है, आपको दिख रहा है। क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। और इसकी अवस्थिति कहाँ पर होती है, तो पत्तियों में होती है, पत्तियों में होती है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। फिर से बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होती है, तो पत्तियों में होती है। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है पौधे से प्राप्त उत्पाद के बारे में। देखिए, एक साइड आपके उत्पाद है और पादप अंग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पादप अंग दिया गया है। तो जो अदरक है ये क्या है, आपके प्रकंद है। अदरक क्या है, प्रकंद है। आलू क्या है, स्तंभकंद है या रूपांतरित तना है, ये पूछा जाता है। स्तंभकंद है या रूपांतरित तना है। उसके बाद है लहसुन। लहसुन क्या है, तो लहसुन जो है सल्ककंद। क्या है, सल्ककंद है। उसके बाद है सूरन या जिमीकंद, ये क्या है, तो आपको याद रखना है ये आपके है घनकंद है। क्या है, घनकंद है। उसके बाद है गन्ना। गन्ना जो है क्या है, रूपांतरित तना है। गन्ना क्या है, रूपांतरित तना है। सलजम क्या है, तो रूपांतरित जड़ है। क्या है, रूपांतरित जड़ है। उसके बाद है गाजर। जो गाजर है ये क्या है, तो रूपांतरित जड़ है। गाजर भी क्या है, रूपांतरित जड़ है। शकरकंद क्या है, रूपांतरित जड़ है। लौंग, ये बहुत पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है। लौंग क्या है, तो पुष्प कलिका है। लौंग क्या है, पुष्प कलिका है। केसर क्या है, तो पुष्प वर्तिका है। ये दोनों बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। लौंग क्या है, तो लौंग जो है आपके पुष्प कलिका है, जबकि जो केसर होता है वो क्या है, पुष्प वर्तिका होता है। पुष्प वर्तिका होता है। और जो हल्दी है, हल्दी क्या होता है, तो प्रकंद होता है। क्या होता है, प्रकंद होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए इसे जल्दी सा। उत्पाद और पादप अंग है। अदरक, अदरक जो क्या है, अदरक आपके प्रकंद से मिलता है, प्रकंद से। आलू क्या है, तो स्तंभ या रूपांतरित तना है। जैसे कि जो अदरक है, अदरक क्या है, तो अदरक आपका एक क्या है, प्रकंद है। क्या है, प्रकंद है। आलू क्या है, तो स्तंभकंद या रूपांतरित तना है। लहसुन क्या है, तो सल्ककंद है। उसके बाद है सूरन या जिमीकंद, ये क्या है, तो घनकंद है। गन्ना क्या है, रूपांतरित तना है। सलजम क्या है, रूपांतरित जड़ है। गाजर क्या है, रूपांतरित जड़ है। शकरकंद क्या है, रूपांतरित जड़ है। लौंग क्या है, तो पुष्प कलिका है। लौंग क्या है, पुष्प कलिका है। उसके बाद हल्दी, हल्दी क्या है, तो प्रकंद है। उसके बाद कुछ परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो देख लीजिए। इसमें न्यूक्लियस मतलब कि नाभिक या केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए
की उपस्थिति वाले कोशिकांग कौन कौन है, मतलब कि जैसे कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए आपके तो ये केंद्रक नाभिक में तो होता ही है, उसके अलावा कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में होता है। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण, जीवों के जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण कौन है, तो फिनोटाइप है। कौन है, फिनोटाइप। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन है। क्या है, म्यूटेशन जो है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण है, तो क्या है आपके है एप्टाटोसिस, एप्टाटोसिस है। ठीक है, एप्टाटोसिस है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के बारे में देखिए कि अनुवांशिकता किसकी परिभाषा क्या होता है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुवांशिक लक्षण सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित लक्षण, अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपके प्रसारित होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे अनुवांशिकता बोला जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुवांशिक लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होता है, जैसे कि बाबा से पापा में, पापा से बेटा में होता ना, इस तरीके से। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुवांशिक लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपके जाता है, उसे अनुवांशिकता बोला जाता है। अनुवांशिकता का पिता किसे बोला जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकता का पिता बोला जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल हैं कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रिया देश के थे। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है। ठीक है, और इनके द्वारा जो है उद्यान मटर पर, मतलब कि जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनके द्वारा मटर पर प्रयोग किया गया था अनुवांशिकता का। ठीक है, उसके बाद है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित 3 नियम दिया गया है। तो कौन कौन सा नियम दिया गया था, पहला था कि प्रभाविता का नियम, दूसरा है स्वतंत्र अपविवहन का नियम, तीसरा है पृथक्करण का नियम। फिर से देख लीजिए, पहला है कि लॉ ऑफ डायमेंशन, प्रभाविता का नियम है। दूसरा है कि स्वतंत्र अपविवहन का नियम। तीसरा है कि पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इसका अन्य नाम है युग्मों की शुद्धता का नियम। क्या है, इसका अन्य नाम है युग्मों की शुद्धता का नियम। इसमें अगला पॉइंट है कि क्रोमोसोम गुणसूत्र, इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता हैं कार्ल विल्हम बोन नागिली। फिर से बोलते हैं, जो क्रोमोसोम है इसके खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल विल्हम बोन नागिली। और कब किया गया था, 1842 में। न्यूक्लियोप्रोटीन किस में होता है, तो क्रोमोसोम में होता है, और जीन धारक होता है क्रोमोसोम। और इसके जो नामकरण करता कौन है, तो वाल्डेयर हैं। कौन है, वाल्डेयर है। और इसका नामकरण क्रोमोसोम कब दिया गया था, तो 1888 में जो क्रोमोसोम इसका नाम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रजातियों में जो है क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व अस्थिर है। ध्यान से सुनिएगा कि प्रजातियों में जो है क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व अस्थिर होती है। और आनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम कौन है, तो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम है। नेक्स्ट है जीन। तो जीन के बारे में देख लीजिए, उसमें पहला है कि म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो अनुक्रम आधार में उत्परिवर्तन होता है, एक मतलब कि सीक्वेंस में जो है परिवर्तन होता है, उसे जीनोम बोला जाता है। जीनों का अनुक्रम और आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई, साथ ही आपको याद रखना है कि जो जीन का नामकरण करता कौन है, तो विल्हेम जोहानसेन है। इनके द्वारा 1909 में नामकरण किया गया था। जीनोम चित्रण यहाँ पर देख लीजिए। और जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन है। जीनोम चित्रण में देखिए कि जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन है। आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं विद्यमान रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन किसे बोला जाता है, या प्लवमान जीन किसे बोला जाता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले जो इसके खोजकर्ता कौन है, तो बारबरा मैकिलटॉक यूएसए के हैं। इनके जो खोजकर्ता है जंपिंग जीन के कौन है, तो बारबरा
मैकिलटॉक हैं जो यूएसए के हैं, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 1983 में, जंपिंग जीन की खोज के लिए, ठीक है। और ऐसे आनुवांशिक तत्व, इसके बारे में जान लीजिए कि ऐसे आनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे जंपिंग जीन बोला जाता है, उसे जंपिंग जीन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि ट्रांसपोजोन, ये क्या है? तो कोशिकाओं में जो है डीएनए के खंड है ट्रांसपोजोन। सर्वप्रथम मक्का में इसका प्रयोग किया गया था, जंपिंग जीन का सर्वप्रथम जो है मक्का में इसका प्रयोग किया गया था। मक्का मतलब कि मक्का पर, मक्का एक सिटी भी है सऊदी अरब में, उसे मत समझिएगा, मक्का भुट्टा, ठीक है। उसके बाद आपका है कि डीएनए और आरएनए के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कोई जो डीएनए है, आरएनए कैसे बनता है? तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि अनुलेखन के द्वारा जो है क्या होता है? आरएनए बन जाता है। कोई आरएनए जो है डीएनए कैसे बन जाता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के कारण जो है आपके डीएनए बन जाता है, ठीक है। ये दोनों आपके उल्टा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके डीएनए, ठीक है। डीएनए, यहाँ पर डीएनए के बारे में देखिए। सबसे पहले जो डीएनए है, डीएनए के खोजकर्ता के बारे में देखिए। जो डीएनए के खोजकर्ता कौन है? तो स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर। कौन है? फ्रेडरिक मिसर के द्वारा जो है जीन की खोज किया गया, सॉरी डीएनए का खोज किया गया था। किसका? डीएनए का किसके द्वारा खोज किया गया था? तो स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर के द्वारा जो है डीएनए का खोज किया गया था। और कब किया गया था? 1869 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुंडली कार विन्यास की खोज। ध्यान रखिएगा, ये दो अलग अलग चीज़ है। डीएनए की खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेडरिक मिसर हैं, जबकि कुंडलीकार विन्यास की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये अलग है, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा एक बार जा चुका है, ठीक है। कुंडलीकार विन्यास की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एम.एच.एफ. बिलिंकन्स तथा फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1953 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद है कि जो डीएनए क्या है? तो डीएनए आपका एक है न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम इसका संश्लेषण, जो डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा सबसे पहले इसका संश्लेषण किया गया था। अच्छा क्वेश्चन, ये भारत के हैं। उसके बाद है कि नाइट्रोजनी बेस में कौन कौन आता है? नाइट्रोजनी बेस होता है डीएनए में, इसमें कौन कौन आता है? ये अच्छा पॉइंट है। तो एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, थाइमिन आता है, साइटोसिन आता है, ठीक है। उसके बाद है कि ये फास्फेट का भी होता है, इसमें फास्फेट भी होता है। और उसके बाद लास्ट में है कि डीऑक्सीराइबोज सकरा होता है। डीऑक्सीराइबोज सकरा होता है डीएनए। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज सकरा होता है डीएनए। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि आरएनए के मुख्य प्रकार, जो आरएनए है उसके मुख्य प्रकार के बारे में देखिए, जो यहाँ पर लिखा गया है आरएनए, इसके मुख्य 3 प्रकार हैं। कौन कौन है इसे देख लीजिए। पहला है आपके टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोस पर लाना, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो है अमीनो अम्ल को जो है राइबोस पर लाना, टीआरएनए का ये काम है। उसके बाद है एमआरएनए, इसका क्या काम है? तो ये मैसेंजर आरएनए है। क्या है? मैसेंजर आरएनए है। केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश कौन देता है? तो एमआरएनए देता है। उसके बाद है कि आरएनए, इसके बारे में देख लीजिए। ये प्रोटीन संश्लेषण में आपके सहायक होता है और इसे जो है राइबोसोमल आरएनए भी बोला जाता है। और यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखा गया है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और यह उसके बाद आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ये दोनों नोट कीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर से बोल देते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है वो कौन है?
तो टायरोसिन है। कौन है? टायरोसिन है। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन है? तो देख चुके हैं ऊपर में, डीऑक्सीराइबोस है। कौन है? डीऑक्सीराइबोस है। उसके बाद है कि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं आरएनए, आरएनए। राइबोसोम्स कौन होते हैं? आरएनए। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये राइबोसोमल, राइबोसोमल, यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा गया है कि राइबोसोमस होते हैं। कौन होते हैं? तो आरएनए होते हैं। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। आपके 23 जोड़ा होता है। कितना? 46 टोटल आपकी संख्या होती है, और जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है तो लैंगिक जनन पर, किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। उसके बाद है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, इसके बारे में देख लीजिए। ये पूछा जाता है कि डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो डीएनए है, डीएनए क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। और इसका बेस क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन है। और इसका अवस्थिति कहाँ पर होता है? मुख्यतः जो है ये आपके केंद्रक वे कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में होता है। कहाँ पर? आपके कुछ मुख्यतः आपके केंद्रक में होता है, और मुख्यतः जो है केंद्रक वे कुछ मात्रा में आपके माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी आपके उपस्थित होता है। कौन? तो डीएनए, ठीक है, डीएनए। उसके बाद आपका है आरएनए। जो आरएनए क्या है? तो राइबोज शर्करा है। ये क्या था? जो डीएनए क्या था? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा था, डीऑक्सीराइबोज शर्करा था, जबकि आरएनए जो है राइबोज शर्करा है। और इसका बेस आपके एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन है, जबकि इसका जो आपके बेस है थाइमिन के स्थान पर क्या है? यूरेसिल है। क्या है? यूरेसिल है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी अवस्थिति कहाँ पर था? केंद्रक और कुछ मात्रा में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में था, जबकि जो आरएनए है इसका जो अवस्थिति है केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में होता है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो जो आनुवंशिकता था उससे संबंधित सारे पॉइंट को यहाँ पर कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक के बारे में देखिए, तो इसमें सबसे पहले है कि दलहनी पौधे, जो दलहनी पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु उपलब्ध होते हैं उनके जड़ में। यहाँ पर दिखाया भी गया है फोटो में आपको। और जो आपके दलहनी पौधे में कौन कौन आते हैं? तो चना आता है, मटर आता है, सेम आता है और अरहर आता है। फिर से बोलते हैं, चना आता है, मटर आता है, सेम आता है और अरहर आता है। ठीक है। उसके बाद है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन कौन होते हैं, इसे देख लीजिए। आपके फसल दिया गया है एक साइड आपके जीवाणु का नाम दिया गया है। सोयाबीन में कौन से जीवाणु होते हैं? तो राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम होते हैं जीवाणु। कहाँ पर? सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। उसके बाद है कि 3 पत्तियाँ घास में कौन से आपके जीवाणु होते हैं? तो राइजोबियम ट्राइफोली होते हैं। उसके बाद है सुल्सन में आपके कौन से होते हैं? तो राइजोबियम मेलिलोथी, राइजोबियम मेलिलोथी। जलीय फर्न में जो है कौन से आपके जीवाणु होते हैं? तो एनाबीना एलोजी। उसके बाद है गुनेरा मैक्रोफाइला। इस फसल में कौन से जीवाणु होते हैं? तो नोस्टोक मस्कोरम आपके जीवाणु उपस्थित होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, जैव उर्वरक जो है सूक्ष्म जीवों एवं जीवाणुओं से युक्त खाद है। जैव उर्वरक क्या है? तो सूक्ष्म जीवों एवं जीवाणुओं से युक्त आपके खाद है और पर्यावरण हितैषी होता है। जो जैव उर्वरक होता है पर्यावरण हितैषी होता है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। फिर से बोलते हैं, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता है उसे बढ़ाता है जैव उर्वरक। खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव आपके ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे जो लाभकारी जीव हैं जो खेत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जो किसानों को मित्र एक तरीके से होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए जैव उर्वरकों के प्रकार के बारे में देख लीजिए।
तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से आपके जीवाणु आपके आते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, ठीक है, एजोस्पाइरिलम है। उसके बाद है कि एसिटोबैक्टर है, नीलहरित शैवाल है और एजोला है। कौन है? एजोला है। उसके बाद है फास्फोरस गुलाने वाले कौन कौन से आपके जीवाणु होते हैं, तो बैसिलस होता है। कौन होता है? बैसिलस होता है। उसके बाद है कि स्यूडोमोनास होता है। उसके बाद है अस्परजिलस होता है, ठीक है, फिर से बोलते हैं, बैसिलस होता है, स्यूडोमोनास होता है, अस्परजिलस होता है। उसके बाद है कि पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से आपके जो जैव उर्वरक होते हैं, तो आपके राइजोबैक्टीरिया होता है और स्यूडोमोनास होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर। इसमें जो पहला आपके जो जीवाणु है, जैव उर्वरक है, उसका नाम है सेलुलोलिटिक। क्या नाम है? सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक। कौन है? सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है नीलहरित शैवाल और एजोला के बारे में दिया गया है। तो जो नीलहरित शैवाल है, इसका क्या काम होता है? तो जो नीलहरित शैवाल होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। जो नीलहरित शैवाल होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है और एजोला का सहचारी होता है। क्या होता है? एजोला का आपके सहचारी होता है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया इसका अन्य नाम है। क्या इसका अन्य नाम है? जो नीलहरित शैवाल है, इसका अन्य नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। और क्या होता है? प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है। उसके बाद एजोला, जो एजोला होता है, ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में योगदान करता है और उपज भी बढ़ाता है एजोला। जो एजोला आपके क्या है? एक जलीय फर्न है। क्या है? एक जलीय फर्न है। और जो दुधारू पशुओं को खिलाने पर क्या होता है? दूध की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुधारू पशु को जो है क्या खिलाने पर जो है उसके दूध की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें रहता है ऑप्शन एजोला। तो आपको याद रखना है, एजोला खिलाने पर जो है दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद है कि पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर जो है साइनोबैक्टीरिया एनाबिना एजोली नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपके क्या करते हैं? योगदान देते हैं। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट आपके संबंधित थे जैव उर्वरक से, सारे पॉइंट को डिस्कस कर दिया गया है। इसके बाद से फिर कंकाल एवं मानव पेशियाँ आएगी। जो कंकाल एवं मानव पेशियाँ हैं, वो जितने भी आपके मानव से संबंधित आपके पॉइंट होंगे, सारे एक वीडियो में आएंगे। तो आप लोग के वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।